हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 हिंदी से चैप्टर 10 जिसका शीर्षक है कामचोर। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत यहाँ से होती है। यह कहानी कामचोर अर्थात आलसी बच्चों की है। बच्चे अक्सर काम से जी चुराते हैं। उन्हें खेलने कूदने और मस्ती करने में ही आनंद आता है। इस कहानी में बताया गया है कि अगर सही दिशा निर्देश अर्थात सही तरीका उन्हें ना बताया जाए तो बच्चे सही तरीके से काम नहीं करते हैं। अर्थात बच्चों को उन्हें काम करने का तरीका सिखाना बहुत ही जरूरी है। काम सही तरीके से ना होने से क्या क्या परेशानियां घर वालों को होती है, इस पाठ में बताया गया है और बहुत ही मजेदार तरीके से बताया गया है कि क्या क्या होता है जब उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है। बच्चों, लेखिका के घर में बच्चों के काम ना करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है और बड़ी देर बहस करने के बाद यह फैसला हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि घर में नौकर चाकर है तो बच्चे किसी काम को करने में कोई रुचि नहीं रखते हैं और सारा दिन धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। कोई भी काम ना करने की वजह से बच्चे मोटे होते जा रहे हैं। हिलकर पानी भी नहीं पीते हैं, यानी कि वे अपने लिए पीने का पानी भी स्वयं नहीं लाते हैं। बच्चों को अपना काम अपने आप करने की आदत होनी चाहिए। ये माता पिता का फर्ज है कि बच्चों में अपने काम तो स्वयं करने की आदत डाली जाए, मतलब अपना काम स्वयं करने की आदत डाली जाए, नहीं तो वो आलसी ही बनते जाते हैं। लेखिका और उनके भाई बहनों को डांटते हुए उनके घर वाले कहते हैं कि वे लोग इतने सारे हैं लेकिन कोई काम ही नहीं करते और सारा दिन मस्ती करने के सिवा कुछ नहीं करते। लेखिका कहती है कि जब बड़ों ने कहा कि लेखक और उनके भाई बहन सारा दिन उधम मचाते रहते हैं, शरारत करते रहते हैं, कोई काम नहीं करते, किसी काम में कोई मदद नहीं करते, तब बच्चों को ख्याल आया कि आखिर वे काम क्यों करते हैं, मतलब क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में उनका क्या खर्च होता है, इतना तो वे कर ही सकते हैं। इसलिए लेखिका और उनके भाई बहनों ने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया, अर्थात वे अपना काम अब स्वयं करने लग गए। जब बच्चे एक साथ एक ही काम करने के लिए निकलेंगे तो आपस में धक्का मुक्की तो होगी ही। ऐसे ही कुछ नजारा लेखिका के घर में भी हुआ। लेखिका कहती हैं कि अब वो किसी से डरने वाले तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। ऐसा तो लेखिका और उनके भाई बहनों में कोई था नहीं। पानी के मटकों के पास ही भयानक युद्ध हो गया। सब बच्चे आपस में झगड़ा करने लगे। जो भी कुछ सामान था, पानी के लिए सुराहिया, मटके, पतीले सब इधर उधर बिखर गए। सबके कपड़े भी इस लड़ाई झगड़े में भीग गए। लेखिका की माताजी ने जब देखा कि बच्चे काम के नाम पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और बड़ों ने कहा कि ये बच्चे कोई काम नहीं कर सकते, तो लेखिका की माताजी ने कहा कि बच्चों को अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा। जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेखिका कहती है कि माताजी का यह आदेश बिल्कुल राजज्ञ की तरह था, जिसका पालन जरूर होना था। इसलिए बच्चे कसम खाने लगे कि बड़े लोग जो भी काम कहेंगे वह सब काम करेंगे। उनकी माताजी ने सभी बच्चों को बहुत से काम करने का सुझाव भी दिया जो बच्चे कर सकते थे, जैसे गंदी दरी को झाड़कर साफ करना, आंगन में पड़े कूड़े को साफ करना, पेड़ों में पानी देना। और लेखक की माताजी ने बच्चों को थोड़ा सा लालच भी दिया कि अगर वे यह सब काम करेंगे तो उन्हें कुछ न कुछ इनाम के तौर पर मिलेगा। लेखिका के अब्बा मियाँ ने बच्चों को कुछ काम बताए और दूसरे कामों का भी उल्लेख किया, अर्थात काम को अच्छे तरीके से कैसे करना चाहिए ये बताया। लेखिका के अब्बा मियाँ ने जैसे ही कहा कि अगर सब बच्चे मिलकर पौधों में पानी डालें, तो इतना सुनते ही
लेखिका की माताजी प्रार्थना करते हुए भगवान को याद करके बोल पड़ी कि नहीं, अगर बच्चे को ये काम दिया तो घर में बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि बच्चे वैसे ही बदमाश हैं, शरारती हैं, पता नहीं क्या क्या कर बैठे। भले उन सब का मन काम करने में नहीं लगता था, फिर भी पगार या पैसे के सपने देखते हुए सभी बच्चे काम करने में जुट गए। एक दिन फर्श पर बिछाई जाने वाली दरी को साफ करने के लिए बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से दरी के कोने पकड़कर दरी को झटकना शुरू कर दिया। 2-4 बच्चों ने लकड़ियां लेकर दरी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दी ताकि उसकी सारी गंदगी साफ हो जाए। जब सभी बच्चे फर्श पर बिछाई जाने वाली दरी से धूल निकालने के लिए उस पर जोरदार डंडे बरसा रहे थे, तब सारा घर धूल से भर गया था। खांसते खांसते सबका सांस लेना मुश्किल हो गया था। जितनी भी धूल उस दरी पर थी और फर्श पर थी, अब वे सभी घर वालों के सिरों पर जम गई थी और साथ ही साथ सब पे नाक और आंखों में भी घुस गई थी। बच्चों, धूल के कारण घर के सभी सदस्यों का बुरा हाल हो गया था। सभी बच्चों को इस तरह उधम मचाने के कारण तुरंत आंगन से बाहर निकाला गया। फिर धूल को देखकर बच्चों ने वहां तुरंत झाड़ू लगाने का निश्चय किया। अब दिक्कत यहाँ ये हो गई कि झाड़ू केवल एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए छीना झपटी में क्षण भर में ही झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए, अर्थात झाड़ू के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेखिका कहती है कि जब झाड़ू के टुकड़े टुकड़े हो गए तो जिसके हाथों में झाड़ू की जितनी तीलियां लगी, वो उल्टे सीधे हाथ उन तीलियों को इकट्ठा करने लगा। ये सब नजारा देखकर लेखिका की अम्मा ने अपने सिर पर हाथ रख दिया। अब लेखिका कहती है कि ये बुजुर्ग लोग बच्चों को काम करने दे तो वे काम करे, जब जरा जरा सी बात पर बच्चों को टोकते रहेंगे तो बेचारे बच्चे कैसे काम करेंगे। बच्चों को न जाने कहां से ये बात याद आ गई कि असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये विचार मन में आते ही बच्चों ने तुरंत दरी पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। अब एक तो वैसे ही हर जगह धूल ही धूल फैली हुई थी और बच्चों को पानी डालने से सारी धूल कीचड़ के रूप में बदल गई। लेखिका कहती है कि अब सभी बच्चों को आंगन से भी निकाला गया, क्योंकि उन्होंने काम करने की जगह बहुत काम बढ़ा दिया था। आंगन से निकाले जाने के बाद बच्चों ने तय किया कि अब पेड़ों को पानी दिया जाए। बस फिर क्या था, सभी बच्चों ने सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली और जिनके हाथ इनमें से कोई भी चीज नहीं लगी, उन्होंने डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले लिए और पेड़ों को पानी देने चल पड़े। जब सब बच्चे पेड़ों के पानी देने के लिए कोई ना कोई बर्तन ले आए थे, तो फिर सभी अब पानी के लिए नल पर टूट पड़े। क्योंकि सभी एक साथ नल से पानी लेने भागे थे, तो वहां पर भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। ऐसा करने के कारण किसी भी बर्तन में एक भी बूंद पानी नहीं भर सका, मतलब किसी भी बर्तन में एक भी बूंद पानी नहीं भर सका। वहां पर ऐसी धक्का मुक्की हो रही थी कि कभी कभी किसी की बाल्टी पर पतीला होता था और कभी पतीले पर लोटा, और भगोने और डोंगे अर्थात एक पर एक बर्तन चढ़े जा रहे थे और किसी भी बर्तन में पानी नहीं भर रहा था। पहले तो सिर्फ एक दूसरे को धक्के ही दिए जा रहे थे, फिर कहानियां और उसके बाद बर्तनों से भी एक दूसरे पर वार किए जाने लगे। ये सब देखकर जल्दी से बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों को बुलावा भेजा गया ताकि वे अपने बच्चों को संभाल सके। जैसे ही बच्चों की फौज को पता चला, वे सब अपने अपने हथियारों को वही मैदान में फेंककर डर के मारे भाग गए।
लेखिका कहती है कि पानी भरने और फिर बड़ों की मार से बचने में हुई धक्का मुक्की में कुछ बच्चे कीचड़ से पूरी तरह भर गए, अर्थात पूरी तरह से मिट्टी से सन गए। घर में जितने भी नौकर चाकर थे, अब उनकी संख्या बच्चों को नहलाने के लिए कम पड़ने लगी थी, क्योंकि अब सब पूरी तरह से कीचड़ में लथपथ हो चुके थे। सब इतने गंदे हो चुके थे कि उन्हें नहलाने और साफ करने के लिए और भी नौकरों की जरूरत पड़ी। आसपास के जो बंगले थे उनके भी नौकर बुला लिए गए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। सभी बच्चों ने जो भी काम करना चाहा, कोई भी काम पूरा और सही से नहीं कर सके। अब सभी बच्चे ये मान चुके थे कि सचमुच ये सफाई का काम बच्चों की बस की बात नहीं है, और ना ही बच्चे पेड़ों की देखभाल करने में सक्षम है। फिर सभी बच्चों ने सोचा कि अगर सफाई का काम और पेड़ों की देखभाल का काम उनके बस का नहीं है, तो कम से कम मुर्गियां ही बंद कर ही सकते हैं। बस फिर क्या था, शाम होते ही जिसके हाथ जो लगा बांस छड़ी लेकर लगे मुर्गियों को दौड़ाने। जब सभी बच्चे को लगा वे चाहे कोई भी काम ना कर सके हो, परंतु वे मुर्गियों को पकड़ने का काम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सभी बच्चे मुर्गियों को पकड़ने उनके पीछे भागे, तो उन्हें लग रहा था कि जैसे किसी ने उन मुर्गियों को भी बच्चों की बात ना मानने के लिए कहा हो। मुर्गियां बड़े अजीब ढंग से इधर उधर कूदने लगी। घर में काम करने वाली आया जहां खीर के प्यालों पर चांदी के वर्क लगा रही थी, 2 मुर्गियां तो दौड़ती फड़फड़ाती हुई उसके ऊपर से निकल गई। फिर क्या, लेखिका कहती है जैसे बच्चों ने मुर्गियों को दौड़ाना बंद किया, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान गुजर गया हो, और फिर सबको पता चला कि उस तूफान में क्या क्या उथल पुथल मचा था। यह सब रुका तो देखा कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी की कढ़ाई किए हुए दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। लेखिका कहती है कि अम्मा पान खाने की शौकीन थी और एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में सने हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी धुली हुई चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। घर में खाना तैयार हो रहा था और घर में चारों तरफ मुर्गियां ही मुर्गियां नजर आ रही थी। एक मुर्गी दाल की पतीली में छलांग मारकर सीधी जाकर नाली में इस तेजी से फिसली कि सारा कीचड़ मौसी जी के मुंह पर उछला, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। मुर्गियां इस तरह चारों ओर दौड़ रही थी जैसे बिना नकेल के ऊंट। बिना नकेल की ऊंट को जिस तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसी तरह सभी मुर्गियों को बिना कंट्रोल के इधर उधर भागती जा रही थी। कोई भी मुर्गी घर में जाने की राजी हो ही नहीं रही थी, जैसे उन्हें मुर्गी घर में जाना पसंद ही ना हो। दूसरी ओर अब बच्चों का ध्यान मुर्गियों से हटकर घर की ओर आती हुई भेड़ों की तरफ गया। किसी बच्चे को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथ उन्हें भी दाना या भोजन खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ों ने जब अपना भोजन देखा तो एकदम सबकी सब उस पर एक साथ ही झपटी, जिसके कारण बच्चों का वहां से भागकर जाना कठिन हो गया। लेखिका कहती है कि भेड़ चाल तो मशहूर है ही। जल्दबाजी में भेड़ों एक दूसरे को धक्का देती हुई तख्ते के ही ऊपर से अपने भोजन पर टूट पड़ी। पलंगों के ऊपर से छलांग लगाती हुई, बर्तनों को लुढ़काती हुई साथ साथ चढ़ गई। कुछ भी सामने आया उस सब से टकराती हुई, उन्हें इधर उधर लुढ़काती हुई वो छलांग मारती हुई भेड़ें अपने भोजन के पास पहुंच गईं। जिस तख्त को पार करती हुई भेड़ें जा रही थी, वो तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। उन्होंने उस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखे हुए थे और बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। उसी समय वहां से भेड़ें गुजरी तो भेड़ें बिना किसी के डर से सबको कुचलती हुई और मनकों का छिड़काव करती हुई वहां से सीधे अपने भोजन की ओर
भाग रही थी। लेखिका कहती है कि जब भेड़ों ने घर में सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे जर्मनी की सेना अपने टैंकों और बमबारों के साथ छापा मारकर वहां से गुजर गई हो। लेखिका कहती है कि जिस बर्तन में भेड़ों के लिए दाना तैयार करके रखा गया था उसकी खुशबू पाते ही भेड़ें शिकारी कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ी। उसकी हस्बैंड माँ एक पलंग पर दुपट्टा मुंह पर रखे हुए पता नहीं किन महलों में सैर करते हुए सो रही थी कि अचानक भेड़ें उनकी पलंग के ऊपर से छलांग मारती हुई गई और उनकी चरपाई से टकराई तो अचानक हड़बड़ाकर वो उठी। घबराहट में वो अपने दुपट्टे में उलझ गई और मारो मारो चीखने लगी। लेखिका कहती है कि अब भेड़ों को सब्जी वाली की सब्जियां नजर आ गई और वो अपना खाना भूलकर उन सब्जियों के ऊपर टूट पड़ी। सब्जी वाली आंगन में बैठी मटर की फलियों को तोड़कर रसोइयों को दे रही थी ताकि शाम की सब्जी बनाई जा सके। जैसे ही उसने देखा कि भेड़ें उसकी तरफ सब्जियों को खाने के लिए दौड़ी चली आ रही हैं, तो अपनी सब्जियों के बचाव के लिए सीना तानकर खड़ी हो गई। बच्चों, यदि आप में से किसी ने कभी भी भेड़ों को मारा होगा तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि जब भेड़ को पीटा जाता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे रूई के तकिए को कोई पीट रहा हो। भेड़ों पर कोई असर ही नहीं होता, भेड़ को चोट ही नहीं लगती। भेड़ ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वो आप पर ही चढ़ जाएगी। जरा सी देर में भेड़ों ने सब्जी छिलकों समेत सारी की सारी अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। जिस तरह से कढ़ाई में एक साथ हम सब्जियां झोंक देते हैं, भेड़ों ने भी सारी की सारी सब्जियां अपने पेट में चट कर ली। इधर अभी भेड़ों द्वारा मचाया गया यह तूफान थमा भी नहीं था कि इधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। एक तो भेड़ों ने उधम मचा रखा था तो इधर बच्चे भी कम नहीं थे। बच्चों की इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी कि सही तरीके से कोई काम नहीं करेंगे तो रात का खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चे अब अपने अगले काम को करने में जुट गए। अब उन्हें एक नया काम सूझ गया कि चलो भैंसों का दूध ही निकाल दे। बच्चों, लेखिका कहती है कि जैसे ही बच्चों ने भैंस का दूध निकालने की ठानी तो वो यह बिना देखे कि बाल्टी धुली है या नहीं धुली है उसे लेकर भैंस के पास पहुंच गए और 8 हाथ 4 थानों से दूध निकालने के लिए बड़े भैंसे भी एकदम से घबरा गई और अपने चारों पैरों से एकदम से छलांग लगा दी और बाल्टी को लात मारकर खुद दूर खड़ी हो गई। जब भैंस बाल्टी में लात मारकर दूर खड़ी हो गई तो बच्चों ने तय किया कि भैंस की आगे पीछे की जो टांगे हैं उसे बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस फिर क्या, बच्चे अपने झूले की रस्सी उतार लाए और भैंस के पैर बांध दिए। लेखिका कहती है कि जब बच्चों ने भैंस का दूध दूहने के लिए उसे बांधना चाहा तो उन्होंने भैंस के पिछले 2 पैर चाचा जी की चरपाई के पायों के साथ बांध दिए जिस पर चाचा जी सो रहे थे और जैसे ही अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश करने लगे तो भैंस चौकन्नी हो गई और भैंस चरपाई को अपने साथ खींचकर भागने लगी। भैंस के भागते ही चाचा जी की चरपाई भी भैंस के साथ ही पीछे पीछे घसीटाने लगी और चाचा जी को ऐसा लगा कि वे कोई सपना देख रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं था कि बच्चों ने उनके साथ ऐसी शरारत कर दी है। फिर जब चरपाई पानी की ड्रम से टकराई और पानी छलक कर चाचा जी पर गिरा तो वे समझे कि आंधी तूफान में फंस गए हैं और साथ में भूकंप भी आ रहा है। फिर जल्दी ही चाचा जी को असली बात का पता चल गया कि असल में क्या हुआ है। बच्चों ने भैंस को चरपाई के साथ बांध दिया था। चाचा जी ने चरपाई की दोनों तरफ की
लकड़ियों को पट्टियों को पकड़ लिया और बच्चों को इस तरह छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। इन शैतान बच्चों को किसने खुला छोड़ दिया? बच्चों को ऐसा दृश्य देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी। भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चरपाई पर चाचा जी घसीटते हुए चले आ रहे थे। अब बच्चों ने देखा कि भैंस भागी जा रही है और चरपाई पर चाचा जी उसके साथ घसीटे जा रहे हैं। तब बच्चों को ध्यान आया कि भैंस का बछड़ा खोल दिया जाना चाहिए, इससे भैंस रुक जाएगी। और हुआ भी वैसा ही। बछड़े के प्यार में बेचैन होकर भैंस ने अपना खुरों का ब्रेक लगा दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसका बछड़ा भी घायल हो सकता था। और बछड़े को देखकर उसने तुरंत अपने पांव रोक दिए। बछड़ा भी भूखा था और अपनी माँ भैंस को देखकर तुरंत दूध पीने में जुट गया। लेखिका कहती है कि जैसे बच्चों ने देखा कि भैंस शांत हो गई है, वे सभी गिलास कटोरे लेकर दूध दूहने लपके, क्योंकि हड़बड़ी में बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा भी अब विद्रोही हो गया था। वो इधर उधर भागने लगा था। दूध की कुछ बूंदें जमीन पर और कुछ बच्चों के कपड़े पर आ गिरी। 2-4 धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा भी पी गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ही कोई तूफान आया हो। सब और सब बिखरा हुआ था। बच्चों ने इतना सब काम बिगाड़ दिया था कि घर की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। और बड़ों ने गुस्से में आकर सभी बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था। मुर्गियों को बगीचे की तरफ भेजा गया। सब्जी वाली आंखों के आंसू उसके पोंछे गए और उसे हौसला दिया गया, क्योंकि उसकी सारी सब्जियां भेड़ें खा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि घर में शोक मनाया जा रहा। बच्चों ने सारा काम इतना बिगाड़ दिया था कि लेखिका की अम्मा को बहुत गुस्सा आ रहा था। बच्चों से तंग आकर लेखिका के अम्मा आगरा जाने की धमकी देकर अपना सामान बांधने लगी। वे कहने लगी, या तो बच्चे ही मनमानी कर लें या फिर वे घर में ही रहेंगी। वे इतने गुस्से में थी कि उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उनके और उनके बच्चों में से एक ही लोग घर में रहेंगे, नहीं तो वो मैके चली जाएंगी। लेखिका कहती है कि जब लेखिका की मां ने परेशान होकर मैके जाने की बात कही तो लेखिका के अब्बा ने सब बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा करके बच्चों को पूरी फौज को उनकी सजा सुनाते हुए कठोर दंड तौर पर कहा कि अगर अब किसी बच्चों ने घर के किसी सामान को हाथ लगाया तो उन्हें रात का खाना नहीं दिया जाएगा। जब बच्चों ने लेखक के अब्बा की बात सुनी कि अब अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बच्चों को रात का खाना नहीं मिलेगा, तो बच्चों ने सोचा कि काम करो तो भी मुश्किल, ना करो तो भी मुश्किल। बच्चे चाहे कुछ भी कर ले, बड़ों को शांति ही नहीं मिलती। इस पर बच्चों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, कोई उन्हें कोई भी काम बताए वे कुछ नहीं करेंगे, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अर्थात बात जहां से शुरू हुई थी वहीं पर आकर खत्म हो गई। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।